to be here? What do you think? आपका क्या अल्टीमेट पर्पस है यहाँ आने का? सॉरी, थोड़ा पैसा. वेरी गुड, नाइस. स्किल को डेवलप करना. एंड जैसा कि मैं जानता हूँ आप लोग सारे कॉमर्स साइड स्टूडेंट्स हैं, राइट? और यहाँ पे आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कुछ जॉब्स के लिए आए हैं, कुछ अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए आए हैं, और इसलिए आप यहाँ पर हो और पैसा कमाना है. तो सबको नॉर्मल छोटा छोटा पैसा ही कमाना है या बड़ा पैसा कमाना है? अच्छा, क्या किसी ने कभी आपसे पूछा कि मनी एंड वेल्थ में कोई डिफरेंस होता है क्या? किसी को पता है मनी और वेल्थ में अलग अलग है? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? आप लोग कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अगर मैं साइंस स्टूडेंट के सामने खड़ा होता ना तो शायद ये मेरे क्वेश्चंस नहीं होते. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ? वेल्थ को मैं ऐसे कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ मनी है जो पर्टिकुलर पीरियड में हम सेव करते हैं, कुछ करते हैं. मनी डेली बेसिस पे लोग. नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ओवरऑल जैसा कि आपने बताया, आपका शुभ नाम? मयूर जी ने बताया कि वेल्थ को हम एक्यूमुलेट करते हैं और मनी इज़ लाइक कि हमारी जो डेली बेसिस नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें मनी का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी पैसा अर्न होगा. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज तक आप ये सोच रहे थे कि आप पैसे के लिए काम करोगे, लेकिन आज जो मैं कुछ भी बताने जा रहा हूँ उससे आप ऐसा कर सकते हो कि पैसा आपके लिए काम करने लगे, तो कैसा रहे? मतलब मनी विल बी योर पार्टनर इन द जर्नी ऑफ इनकम और इन द जर्नी ऑफ ग्रोथ. सुनना चाहोगे आप इसके बारे में? यस सर. ओके, तो एक वर्ड होता है जो बहुत लोगों ने सुना है, आप लोगों ने अपने कंपनी लॉज में, कंपनी अकाउंटिंग में आपने कई बार पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है. जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लाइक रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं बड़ी, उनकी ट्रेडिंग होती है वहाँ पे. और वहाँ पे कौन लोग होते हैं? वहाँ पे लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं. अभी आपके पास में एक स्किल है, आप उसी से पैसा कमा सकते हो. आप हर एक बिजनेस में घुस नहीं सकते और वो बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते. लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के, किसी भी सेगमेंट की, किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ से पैसा बना सकते हैं. और जब आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो कैन यू इमेजिन कि आप लोगों के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं? मुकेश अंबानी जैसे लोग काम कर रहे हैं, रतन टाटा जैसे लोग काम कर रहे थे, है ना? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां से आप अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग्स में बचा के उसमें प्लॉट कर सकते हैं और वो लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे जो कि मल्टी बिलियनियर्स हैं. क्लियर? आई होप कि आप लोगों ने, कई लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खोल रखा होगा और कुछ ट्रेडिंग वगैरह करने की कोशिश किया रहेगा, है ना? बट द थिंग इज़ कि अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है क्योंकि जहां प्रॉपर्टी में 50.7% का इन्वेस्टमेंट है आज इंडिया में और इक्विटी में 4.7% का अभी इन्वेस्टमेंट है. तो अगर उसको हम अगले 10 सालों में ऐसे देखें कि 4.7 से ये 3 गुना हो सकता है, 15% के आसपास जा सकता है. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट. मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. नंबर 1, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट. ठीक है, ये कई सारे ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलते हैं. ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट्स में क्या होता है कि आपने अगर एक बार डीमैट अकाउंट खुलवा लिया अपना, तो आप कोई भी एक्स अमाउंट डाल के आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. आप अपने मन का कोई भी कंपनी चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो और वहाँ पे आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी ले सकते हो. मात्र एक शेयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. क्लियर? तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो. जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है. पहला तरीका होता है SIP, विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. क्लियर?
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि आप हर महीने एक फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और जो स्कीम आपने सिलेक्ट किया उस स्कीम में चला जाएगा। आज की डेट में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो म्यूचुअल फंड एएमसीज होती हैं, जिन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, वो इंडिया में लगभग 47 कंपनीज आज की डेट में काम कर रही हैं और 800 से ज़्यादा स्कीम्स हैं उनके अंडर में। क्लियर है? जहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू अपना पैसा प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है लमसम। लमसम में क्या होता है कि अगर आपको एक मुश्त पैसा डालना है म्यूचुअल फंड्स में, तो आप एक लमसम पैसा डाल सकते हो। दैट कैन बी 10,000, 50,000, 1 लाख, वॉटेवर, जो आप सोच सकते हो। ठीक है। तो वो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको कोई दोबारा आपको पैसा डालने का कमिटमेंट नहीं होता है। इट इज़ योर विश, यू कैन पुट एट सेकेंड टाइम ऑल्सो। ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड्स हो गया। इसके अलावा एफडी को सब कोई जानते हैं। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आज की डेट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई बता सकता है? 9%। ओके, 6 to 7%। करेक्ट। तो 6 to 7% के बीच में रिटर्न है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने ये देखा आप लोगों की ऑब्जर्वेशन की एफडी के बारे में ज़्यादातर सारे लोग जानते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे ही इसे मैं कहूँगा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं जो कि एफडी की तरह होते हैं बट रिटर्न आपको यहाँ से हायर साइड पे रहते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग टेस्ट करना चाहोगे वो प्रोडक्ट्स अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्यों इंसान ल्यूक्रेट हो रहा है। अभी तक जो हमने बात करी ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स की, वहाँ पे रिटर्न्स जो होते हैं वो लीनियर नहीं होते हैं, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस रहती हैं। इसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि आदमी को रिस्क फील होता है ना, और उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज नहीं बन पाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में जैसे एफडी आता है जिसमें 6 से 7% का रिटर्न आता है, उससे बड़े रिटर्न्स आएंगे तो हर कोई इंसान ल्यूक्रेट हो जाता है, कहता है हाँ यार ठीक है अब बताओ। क्योंकि जो हमारे फैमिलीज का माइंडसेट है वो फिक्स इनकम वाला है, लीनियर रिटर्न्स वाला है, नॉन लीनियर रिटर्न्स वाला नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स में हमारे पास में कुछ कॉर्पोरेट एफडीज होती हैं जो कि आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट दे सकती हैं। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं जहां पे आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके लो ड्यूरेशन, मिड टर्म ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे भी आपको 8 से 9% का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो कि 9% से लेकर 13% तक जाते हैं रिटर्न्स वाइज। ठीक है। अब इन बॉन्ड्स की मैं खासियत बताता हूँ। इन बॉन्ड्स की क्या खासियत होती है कि जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको मंथली तक आता है। हमारे पास में ऐसे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको मंथली रिटर्न भी आ रहा है, हर महीने आपको ब्याज क्रेडिट होगा और उसके बावजूद भी हम आपको 12 से 13% तक का रिटर्न कमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? वो बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि कंपनी है, जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ और मेरा एक कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है, उसमें मुझे 100 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है। अभी मेरे पास में बिजनेस रन करने के लिए 100 करोड़ रुपए नहीं है, बट आई हैव अ प्रॉपर्टी जो कि मेरा बिल्डिंग है ऑफिस का, वो 200 करोड़ का है। ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं कि वो उस 200 करोड़ को मैं अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है लेकिन वो प्रोजेक्ट भी रन करना है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी है, तो उसको प्लेज करके ये 100 करोड़ का लोन मैं लूँगा। तो वो बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक को जाते हैं, मतलब मेरी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लेज है एज अ सिक्योरिटी और उसके अगेंस्ट में पब्लिक को बॉन्ड्स इश्यू हो गए और मैंने कहा कि 12% का रिटर्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर महीने आपको ब्याज आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे 24% का रिटर्न कमाई करके देगा। तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली अगर मैंने आपको 12 दे भी दिया तो भी 12 मुझे बचने वाला है। क्लियर? तो इस वजह से मैं बिजनेस सक्सेसफुली कर लूंगा, मेरी नीड भी पूरी हो जाएगी और आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है।
चौथी चीज़, ये जैसे म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया था, उसी तरीके का एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसे कहते हैं पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पीएमएस क्या होता है? जिस तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है पता है या बताऊं? नहीं पता? ओके। तो म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है कि मान लीजिए कि आप एक ग्रुप हैं, ठीक है, और आपने कुछ एक एक्स अमाउंट इकट्ठा किया, किसी ने कुछ अमाउंट, किसी ने कुछ अमाउंट, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये दिए, आपने 20,000 दिए, आपने 50,000 दिए, आपने 1 लाख दिया, इस तरीके से सबने अलग अलग अमाउंट दिया। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, जो फंड मैनेजर होगा वो सारे पैसे को इकट्ठा करेगा और वो उस स्कीम में प्लॉट कर देगा जो भी स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जहां वो कहेंगे कि भाई हम एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते, हम थोड़ा थोड़ा एसआईपी के थ्रू देंगे, हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये एसआईपी के थ्रू देंगे, ठीक है। तो आपने वो पैसा 500, 1000 रुपये, वो भी कहता है ठीक है, वो भी हम मैनेज कर लेंगे। तो वो सारा पैसा वो एक फंड मैनेजर एक स्कीम में प्लॉट करेगा, एक कैटेगरी में प्लॉट करेगा और उससे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करेगा, और जो उसके अगेंस्ट में रिटर्न आएंगे उसका बेनिफिट हर एक बंदे को देगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल और अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि जो छोटा रिटेल निवेशक है उसको बेनिफिट देना है। तो वो ये सोचता है कि जो 500 रुपये की एसआईपी कर रहा है उसके रिस्क को समझ के वो इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसी तरीके से पीएमएस भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करता है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यहाँ सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, बिकॉज ये एचएनआईज के लिए होता है, मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के लिए होता है। यहाँ पे आप 500 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 50 लाख रुपये मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसके फीचर्स क्या होते हैं कि क्योंकि ये 50 लाख रुपए का है, एचएनआई क्लाइंट्स के लिए होता है, तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एक पर्सन इतना बड़ा पैसा लगा रहा है, इसकी वजह से जो फंड मैनेजर होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसके गोल से जो 50 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। वहाँ तो सेंट्रिक अप्रोच नहीं होती, यहाँ सेंट्रिक अप्रोच होती है ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा, ऐसा आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होते हैं उनको बीट करता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है एज पर द थॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट इंक्रीज करके वो रिटर्न जनरेट, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रिक अप्रोच रहती है। दूसरा एक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। अभी सीधी सी बात है कि आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये आपने एक एक रुपये सारी कंपनीज में लगा दिया, 100 कंपनीज में लगा दिया आपने, ठीक है। और आपके पास में 100 रुपये हैं और 100 रुपये केवल आपने 5 कंपनीज में लगाए, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे रिटर्न ज़्यादा जनरेट होने के चांसेस हैं? पहले वाले ऑप्शन में या दूसरे वाले ऑप्शन में? सॉरी, सेकेंड वाले में। क्यों? पहले वाले में क्यों? 100 कंपनी ले लेते हैं। हाँ, 100 कंपनी में 100 शेयर ले लिए। 100 कंपनी में अलग अलग शेयर्स ले लिए। अच्छा, हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बोलो, अगर ऐसा है बोलो ना फ्रेंकली। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि गलत बोलोगे तो दूसरे में ज़्यादा है, दूसरे में ज़्यादा है मतलब फ़ायदा लगाने में। दूसरे में ज़्यादा है फ़ायदा लगाने में। हाँ, आपने भी कहा था ना दूसरे में ज़्यादा है, किसने कहा था? हाँ, आप बताइए। दूसरे में फायदा है कि अगर 100 में से अगर मेजोरिटी में ज़्यादा लॉस हो गए तो लॉस हो सकता है, लेकिन 5 में कम, वो रिस्क कम, रिस्पेक्ट कम, 5 में हेल्थ है और 2 या 3 में हो जाए ओके, काफ़ी है। ओके, बहुत सही कहा आपने। जो 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे चांसेस फेयर हैं, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। 100 कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, इसी वजह से रिवॉर्ड भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और स्क्वीज हो जाएगा। क्लियर? हाँ, हुआ तो प्रॉफिट ही था। नहीं, उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 100 बेट्स लेते हो, ठीक है, आप अगर इस तरीके से समझो कि आप 5 डिसीजन लेते हो, अगर पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहे हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 100 डिसीजन ले रहे हो। 100 डिसीजन लेने में क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने % आपके डिसीजन सही होंगे और गलत होंगे, और 5 अपनी
कैपेसिटी के अंदर आता है, क्योंकि कोई भी इंसान 2-3 डिसीजन एक दिन में सही ले सकता है, लेकिन अगर 100 डिसीजन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं वो लैग करेगा, और उसके ओवरबर्डन होने की वजह से उसके जो डिसीजन मेकिंग होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर? तो म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में मोटा मोटा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ नॉन सेंट्रिक अप्रोच है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा जनरेट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनता है, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, इससे भी बड़ा एक प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं AIF। ठीक है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ये पीएमएस से भी बड़ा प्रोडक्ट होता है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का चाहिए होता है। ठीक है, ये इससे कैसे बेटर है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें फंड मैनेजर अपने ऐड ऑन कर सकता है। जैसे कि मार्केट अगर गिरती है तो म्यूचुअल फंड्स में और पीएमएस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि फंड मैनेजर शॉर्ट सेल करके बैठ जाए या पैसा निकाल के बैठ जाए, लेकिन यहाँ AIF में वो कर सकता है, वो शॉर्ट सेल भी कर सकता है, पैसा भी निकाल सकता है। ठीक है, अगर उसे अभी अगले 1 साल तक मार्केट ख़राब लग रही है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर देगा और कैश वाले में डाल देगा, फिक्स्ड इनकम वाले में डाल देगा। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में वो बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ पीएमएस में वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 100% जितने भी AIFs हैं वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा ये शॉर्ट सेल वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये इंडिया में केवल 2 चीज़ों में ही एप्लीकेबल होता है। एक हेज फंड्स होते हैं, दूसरे AIF होते हैं। हेज फंड्स जो 5,000-10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं वो केवल शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर AIF शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन का आपको पता ही है सारे प्रोडक्ट्स में कि किस तरीके से टैक्सेशन होता है। इसके अलावा छठा ऑप्शन आता है अनलिस्टेड। अभी ये देखो कि हमने ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट की बात करी, जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में जो कि अभी लिस्ट नहीं हुए हैं इंडिया में, उनमें भी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं। उन्हें अनलिस्टेड को हम प्री IPO भी कह सकते हैं, जिनका IPO नहीं आया है उससे पहले भी आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये अनलिस्टेड स्पेस में भी, बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट में तो आप एक शेयर भी बाई कर सकते हो, बट यहाँ पे लॉट्स चलती हैं, लॉट्स में ट्रेडिंग होती है। इतनी यहाँ पे आप ये कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इतनी यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं डेवलप होते हैं जो विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ट्रांजैक्शन कर सको। बट द थिंग इज़ कि इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट जहाँ पे कोई इंसान इन्वेस्ट करके पैसा बना सकता है। अगर मैं पिछले साल 2024 का डेटा बताऊं तो अनलिस्टेड स्पेस में, जबकि इक्विटी मार्केट ने बहुत कुछ खास नहीं किया, फिर भी अनलिस्टेड में 10 में से 8 कंपनीज अपने डबल पे पहुंची हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल्स। अनलिस्टेड में देखो मार्केट में कोई सप्लाई डिमांड वाला रूल नहीं लागू होता, लेकिन क्या लागू होता है, जो उसके फाइनेंशियल्स हैं, अगर मान लो वो अच्छा पैड बना रहे हैं, अच्छी उनकी ऑर्डर बुक है, तो वहाँ पे अपने आप प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है। और जब मार्केट गिरती है, जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो कि 2-3 महीने में काफ़ी मार्केट में करेक्शन आया है, 10-11% का करेक्शन दे चुकी है मार्केट, तो उस 10-11% के करेक्शन में अनलिस्टेड स्पेस में इतना करेक्शन नहीं आया है। कुछ स्टॉक्स में ही करेक्शन आया है, सारे स्टॉक्स में नहीं आया है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। अभी इसके अलावा भी और कोई ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं जो इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में हमारे लिए यूज़फुल हो? नहीं। इनमें से आप कितने को जानते थे? PMS AIF सुना था कभी? नहीं सुना था। ओके। और ये बॉन्ड्स के बारे में सुना था? बॉन्ड्स के बारे में सुना था। ओके। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, और 2017 से पहले मैंने लगभग 17.5 साल जॉब किया है, और उसके बाद में इसी इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में जॉब किया है। और मैंने जितने भी हाई लोज मार्केट में बने हैं या जितने भी सर्किट्स आप कह सकते हो मार्केट में लगे हैं, वो सारे मैंने फेस किए हैं। तो
ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बनाने के लिए कि मैं एक वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन बनाना चाहता था। वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन का मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई भी आता है तो उसके पूरी फाइनेंशियल जर्नी को, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम फुलफिल कर सकें। आज की डेट में हमारे पास में 100+ प्रोडक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में इंक्लूड करने के लिए, लेकिन हमारी अप्रोच क्या रहती है, पर्सन टू पर्सन रहती है, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके का उसका ड्रेसिंग सेंस होता है, अलग तरीके का उसका माइंडसेट होता है। इसी तरीके से उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो भी अलग तरीके के डिज़ाइन किए जाने चाहिए। और उसके लिए हम इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लेके आए, जिसको जो रिक्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम उसको वो प्रोडक्ट्स प्लॉट करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं और उनको उस जर्नी में कंटिन्यू कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमने दिलवा दिया वो प्रोडक्ट, अभी उसका हो गया वो जाने, उसका काम जाने, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम जब तक वो प्रोडक्ट कंप्लीशन पे नहीं पहुंच जाता है, मैच्योरिटी पे नहीं पहुंच जाता है, तब तक हम उसको सपोर्ट करते हैं। और एक बार अगर हमारा कोई क्लाइंट बनता है तो वो हमेशा के लिए हमारा क्लाइंट बना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम आज हाथ पकड़ाए कल छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्लाइंट की मर्जी है कि वो जाना चाहे तो वो जा सकता है, बिकॉज क्लाइंट इज़ फ्री टू गो एनीवेयर। बट द थिंग इज़ कि हमारी सेंट्रिक अप्रोच यही कहती है हमें कि हमें जो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम वो चीज़ प्रोडक्ट बताते हैं और उसको उसमें सर्विस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनमें से जॉब कौन कौन करना चाहता है? अच्छा, 4, 5, 6, 7, ओके, ठीक है, लगभग 7-8 लोग जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं वो भी और जो जॉब नहीं करना चाहते हैं वो भी। कुछ में भी ऐसा हो सकता है कुछ बिजनेस भी करना चाहते होंगे ना, है ना। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी में मुझे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो जॉब करना चाहते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।